गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने साउंड टॉपिक पढ़ा था और इस साउंड टॉपिक के अंतर्गत हमने स्वर यंत्र के बारे में पढ़ा था। स्वर यंत्र के अलावा हमने विभिन्न माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस, इसमें ध्वनि का संचरण कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा टॉपिक है कि हम ये ध्वनि होती है इसको किस अंग के द्वारा सुनते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मानव कान। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारे कान यानी कान के पूरा इंटरनल डायग्राम है, आंतरिक संरचना है। मुख्य रूप से कान तीन भागों में बटा हुआ है, बाह्य कान, मध्य कान और अंतःकान। इसमें हम देखते हैं कि बाह्य कान होता है, इसमें मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। ये हमारा सबसे पहले कान फलक, फिर ईयर कैनाल जहां से ध्वनि सुनते हैं, और हमारे कान का पर्दा जिसे कर्णपटा या टिम्पैनम कहते हैं। इन तीन भागों से मिलकर हमारा बाह्य कान बना हुआ होता है। इसके पश्चात आता है हमारा मध्य कान, और मध्य कान में हमारी तीन हड्डियां होती हैं। ये है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? वो है स्टेपिज, और वो कहाँ होती है? कान में। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो है फीमर, जांघ की हड्डी। अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों हड्डियां हैं इनका कार्य क्या है। जो ध्वनि कान फलक से होकर कान के पर्दे पे आती है वैसे वो कान का पर्दा वाइब्रेट होता है और इन हड्डियों को आगे वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देता है, और ये हड्डियां इसके आयाम को बढ़ा देती है। हम आगे पढ़ेंगे कि आयाम क्या होता है। तो जैसे ही आयाम बढ़ा देगी और ये अंतःकरण में कंपन को आगे पहुंचा देती है। अब देखते हैं हम अंतःकरण। अंतःकरण में आप देख रहे हैं मेनली ये कोक्लिया होता है, जो ऐसे कुंडल होता है। मनुष्य में 2.5 कुंडल होते हैं और इसमें एक द्रव भरा रहता है। इसमें सेल पाई जाती हैं बहुत सारी, और ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिका इलेक्ट्रिक सिग्नल में इन कंपनों को परिवर्तित कर देती है, और ये यहाँ से जो हमारी मस्तिष्क की नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, यहां से होते हुए मस्तिष्क में चले जाते हैं ये संकेत, और हमें वो आवाज सुनाई देती है। तो इस तरह से हमारा ये एक ध्वनि है वो किस प्रकार से हम सुनते हैं, ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ सुनने का कार्य ले रहे हैं हम कान के थ्रू। इसका कान का एक और भी महत्वपूर्ण वर्क है और मुख्य वर्क है, वो है हमारे शरीर का संतुलन बनाना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने एक शब्द बोला भी थोड़ी देर पहले, और वो है कि आयाम। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। हम लिखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आयाम क्या होता है। हम देखते हैं कि ये आयाम क्या है। हमने पहले अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि एक कण जब आगे अपनी माध्य स्थिति से आगे या पीछे गति करेगा, या ऊपर या नीचे गति करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपन। इसे इंग्लिश में एक टर्म बोली जाती है ऑसिलेशन, या फिर दोलन भी बोलते हैं। जैसे हमने एक कण ले लिया, ये इसकी माध्य स्थिति होगी, और यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहां से लेके यहां तक एक कंपन हो, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। इसे बोलते हैं श्रंग, और इसे बोलते हैं गर्त। यानी एक श्रंग और एक गर्त से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा दोलन। अब ये माध्य स्थिति यहां है, ये यहां से अधिकतम दूरी है, यहां से लेके यहां तक की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? आयाम। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक की जो ये दूरी है ये क्या कहलाएगी? आयाम। आप सबको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आवृत्ति। अब ये आवृत्ति क्या होती है हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आवृत्ति होती क्या है, और बहुत सीधे और सिंपल तरीके से हम समझेंगे इसे कि 1 सेकंड में जितनी बार एक कण कंपन करेगा वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। अब इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहां से एक कण चला, और ये कण यहां से चला और यहां तक कितनी? 1 बार। फिर यहां से ऊपर गया और नीचे आया 2 बार। फिर यहां से ऊपर और नीचे गया यहाँ 3 बार, और फिर यहां से ऊपर और नीचे यहाँ
तो यहां कितनी बार ये कण 1 सेकंड में कंपन कर दिया? 4 बार, यानी 4 इसने शंख बने और 4 गर्त बने, तो यानी इसने 4 दोलन यहां पूरे करे, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 4। और आवृत्ति को काय में नापते हैं हम? हर्ट्ज में। इसका मात्रक क्या होता है? Hz, हर्ट्ज, यानी आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। यानी 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। यहां से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हमारा टॉपिक है आवर्तकाल, इसे हम समझते हैं। आवर्तकाल यानी एक कंपन पूरा होने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी हो गई। ये कण है, मान लीजिए ये एक कंपन हुआ, एक शृंग और एक गर्त मिला, यहां एक कंपन पूरा हो गया, तो यहां जितना भी समय लगा है इस समय को बोलेंगे आवर्तकाल। आप ठीक से समझ पाएंगे। अब हम यहां हमने आयाम पढ़े, आवृत्ति पढ़ी और आवर्तकाल। अब हम यहां एक अलग टॉपिक से आयाम और आवृत्ति में तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रबलता। किसी ध्वनि की प्रबलता, ये जो मंद होती है ध्वनि, उसको हम आयाम आवृत्ति से समझ सकते हैं। आप सब यहां देखें, या आयाम यहां देख लेंगे तो ये प्रबलता शब्द है। अब ये ध्वनि की जो प्रबलता होती है ये सीधे सीधे आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग। यानी अगर प्रबलता 2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 2 का वर्ग, यानी कितनी हो गई? 4, यानी इसके वर्ग के समानुपाती है। यानी अगर प्रबल आयाम ज्यादा होगा तो यहां से हम देखेंगे आयाम अगर ज्यादा है तो ध्वनि कैसी होगी? तो ध्वनि की प्रबलता भी ज्यादा होगी। इसे पूरा लिख लेते हैं। आयाम ज्यादा हो तो ध्वनि की प्रबलता भी ज्यादा होगी। यहां से हम समझ सकते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझते हैं। जैसे हमने यहां शेर की ध्वनि देखते हैं। अब शेर की ध्वनि आप सब जानते हो, शेर की ध्वनि कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, यानी बहुत तेज होती है। जब शेर की ध्वनि प्रबल होती है तो यानी उसका मतलब क्या है? इसका आयाम भी ज्यादा है। इसी तरह से हम ढोल की ध्वनि भी देख सकते हैं। तो ढोल की ध्वनि भी क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रबल होती है, यानी उसका आयाम भी ज्यादा है। यहां से हम समझ सकते हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति। देखिए यहां आवृत्ति सीधी सीधी जो संबंधित है वो तीक्ष्णता से संबंधित है। यानी अगर आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी वो ध्वनि उतनी ही तीक्ष्ण या तीखी होगी, यानी उसका तारतत्व भी ज्यादा होगा। यानी फिर से बोलें, उसका तारतत्व भी ज्यादा होगा, वो उतनी ही ज्यादा तीखी आवाज आएगी। अब इसे हम यहां समझ सकते हैं कि जैसे आप देखें आवृत्ति अगर यहां है 2 तो यानी वो ध्वनि कैसी होगी? तीखी। लेकिन अगर आवृत्ति है 4 तो ये इससे भी ज्यादा तीखी होगी और तीक्ष्ण ध्वनि होगी। तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा तीक्ष्ण होगी? ये वाली, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है। अब इसे हम उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं मच्छर का। आप सबने तो सुना ही इसके, यानी मच्छर की जो ध्वनि होती है बहुत ज्यादा तीखी आवाज होती है उसकी, बुन बुन की आवाज आती है उसकी। तो यानी इसकी जैसे ये हम उदाहरण भी ले सकते हैं। तो यानी ये बहुत पास पास है इसके,
और यहां हम शेर में देख रहे थे, इसमें बहुत दूर दूर है, यानी जब ज्यादा पास पास, यानी इसकी आवृत्ति ज्यादा है और शेर की आवृत्ति कम है। और मच्छर के अलावा हम सीटी का एक उदाहरण ले सकते हैं, तो सीटी में भी ऐसे पास पास ही आवृत्ति। अब इससे एक और यहां से एक कंक्लूजन और हमारे पास निकलता है कि यानी जो ये शेर की ध्वनि है और ढोल की, तो जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनका क्या है, आयाम ज्यादा है लेकिन ये जल्दी समाप्त हो। और मच्छर की ध्वनि है और सीटी की ध्वनि है, जिनका क्या आवृत्ति ज्यादा है, इसलिए ये देर तक सुनाई देंगे लेकिन धीरे सुनाई देंगे। यहां से हम ये चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं।